Okay, so now let's start. So we have to discuss quantum mechanical model today, correct? So that I will start like this. First of all, Schrodinger equation was written, and solving that Schrodinger equation, we get wave function of electron psi, which is product of a radial part and a angular part. Radial part depends on small r, that is distance from nucleus, and angular part depends on two angles, theta and phi. The relation I gave you amongst r theta phi and xyz, that you must know. Z is equal to r cos theta, x is equal to r sin theta cos phi, and y is equal to r cos theta cos phi. Sorry, my mistake. Ulta ही लिख दिया. Y is r sin theta sin phi. Correct? This is relation amongst r theta and phi and x y z. इसके बाद एक तो ये चीज है. इसके बाद जो एक चीज हमें याद रखनी है इज दैट रेडियल पार्ट का जनरल फॉर्मेट क्या है. रेडियल पार्ट का जनरल फॉर्मेट किसी भी टर्म के लिए है a constant term multiplied by a exponential term, which will definitely contain a term like e raised to minus r, then r raised to l, and then polynomial of degree n minus l minus 1. So these term will be in the radial part. इसमें important noteworthy points क्या क्या है. पहली बात, exponential term can be zero only at r equal to infinity. R raised to L can be zero only at r equal to 0. Polynomial will be 0 at n minus l minus 1 finite values of r. ओके, ये कुछ पॉइंट्स हुए. और क्या लिख सकते हैं? और इसमें लिख सकते हैं कोई भी एक टर्म जीरो हुई तो पूरा रेडियल पार्ट जीरो हो जाएगा. अगर रेडियल पार्ट जीरो means this is radial node. रेडियल नोड की डेफिनेशन, करेक्ट. रेडियल नोड या इसी को हम कह सकते हैं स्फेरिकल नोड. ओके, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड.
क्योंकि ये नोड किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही होगा। ओके, किसी एक आर की वैल्यू पे ये नोड होगा, तो वो आर की वैल्यू पे तो हर डायरेक्शन में होगा, तो इट विल बिकम आई स्फीयर। तो कितने रेडियल नोड्स हो गए? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो गए? जितने पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे, क्योंकि और कोई टर्म तो जीरो हो नहीं रही है किसी फाइनाइट वैल्यू पे। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन। इसमें इंफिनिटी वाला काउंट नहीं किया है, क्योंकि इंफिनिटी वाला काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। इंफिनिटी पे तो एनीवे सब चीज जीरो होती है। ओके, तो इंफिनिटी वाला नहीं काउंट किया है और जीरो वाला भी काउंट नहीं किया है, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो एनीवे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। करेक्ट। तो सिर्फ पॉलिनोमियल के जीरो होने से रेडियल नोड बनेगी। तो रेडियल नोड कितनी होंगी? n माइनस एल माइनस वन। और एक फाइनल थिंग, टू फाइंड लोकेशन ऑफ रेडियल नोड, सॉल्व इस इक्वेशन को सॉल्व करो। वो जो पॉलिनोमियल है दैट इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करो। जो जो आर की वैल्यूज आएंगी दोज आर रेडियल नोड। तो रेडियल पार्ट हमें क्या बताता है वेव फंक्शन का? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन tells us n and l। पॉलिनोमियल की डिग्री से n माइनस एल माइनस वन मिल जाएगा, r की पावर से हमें l मिल जाएगा। तो इतनी चीजें याद रखनी है आपको रेडियल पार्ट के बारे में। एंड आई होप दिस कवर्स एवरीथिंग रिगार्डिंग रेडियल पार्ट। अब अगली चीज कर सकते हैं रेडियल पार्ट के प्लॉट्स। प्लॉट्स ऑफ रेडियल पार्ट। तो इसमें रेडियल पार्ट के प्लॉट्स में हमें क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं? पहली बात तो एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ऑल अदर और graphs of all other orbitals except s orbital, graphs of all other orbitals will start from origin। ओके, और दूसरा पॉइंट, ग्राफ विल कट x axis n minus l minus 1 time। Wherever this graph cuts x axis, that is location of a radial node। Okay, ओके। तो कैसे बनेंगे ग्राफ्स? एस के बनाओ, 1s का ग्राफ ऐसा। अच्छा, एक पॉइंट चाहो तो और लिख सकते हो, हर ग्राफ
जाके एक्स एक्सिस में मर्ज होगा इंफिनिटी पे। तो 1s का ऐसा, 2s का ऐसा, 3s का ऐसा, उतनी बार कट कराओ एक्स एक्सिस को n माइनस एल माइनस 1 तक। 2p का ओरिजिन से शुरू कराओ, कोई कट नहीं। 3p का ओरिजिन से शुरू कराओ, एक कट। 4p का भी ओरिजिन से शुरू कराओ और 2 कट, एंड सो ऑन। 3D के ग्राफ की भी शेप ऐसी ही रहेगी, 4D के ग्राफ की शेप ऐसी, 5D के ग्राफ की शेप ऐसी, एंड सो ऑन। 4F के ग्राफ की शेप ऐसी, 5F की ऐसी, 6F की ऐसी। तो ये हो गए रेडियल पार्ट के ग्राफ। ये सब इस इक्वेशन से बन सकते हैं, ये इक्वेशन लिखोगे उससे आ जाएंगे, वो सब नहीं उसमें जाना। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, इससे किसी का भी खुद बना लोगे, ग्राफ पूरे याद करने की जरूरत नहीं। इसके बाद किया था इसके स्क्वायर के ग्राफ, प्लॉट्स ऑफ आर ग्राफ, that is radial probability density graphs। इसमें क्या की पॉइंट्स हैं, सेम, एक्सेप्ट एस, all will start from origin। ओके, और इसमें द ग्राफ विल touch x axis n माइनस एल माइनस 1 टाइम। ये ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होगा, ग्राफ will not go below x axis। तो कैसे बन जाएंगे ग्राफ, 1s का ऐसा ही रहेगा, 2s का ऐसे, फिर ऐसे, नीचे नहीं जाएगा, 3s का ऐसे ऐसे ऐसे, 2p का ओरिजिन से शुरू होगा, 3p का भी ओरिजिन से, 4p, 3D ऐसा ही बनेगा, 4D ऐसा ही बनेगा, 5D ऐसा ही बनेगा, 4F ऐसा ही बनेगा, 5F ऐसा बनेगा, 6F ऐसा बनेगा। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने बनाए प्लॉट्स ऑफ 4 पाई r square versus r graphs। Those were radial probability graphs। कैसे बने ये ग्राफ, इसमें क्या की पॉइंट्स थे, ऑल ग्राफ्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब एस का भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओके।
and graph will touch x-axis n minus l minus 1 टाइम। इसमें ओरिजिन और इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है कहीं। ग्राफ विल हैव n minus l local maxima, okay, graph will have n minus l local maxima. The last maxima will be maximum among all maxima. Hence, that is the distance where probability of finding electron is maximum. तो कैसे ग्राफ बनेंगे? 1s का ऐसा, 2p का या 3d का, 2s 3p 4d का, 3s 4p या 5d का। तो ये देख रहे हो, ये जो आखिरी पीक जिस डिस्टेंस पे आ रही है, उस डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी पूरे एटम में मैक्सिमम है उस इलेक्ट्रॉन को दूंगी। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गए रेडियल प्लॉट का डिटेल और उसके ग्राफ्स। मैं एक एक पेज पे 2-2 मिनट रुक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके समबडी ग्रुप पे डालते चलो। ओके, अभी बस सुनते चलो, जिसके जो डाउट आ रहे हैं एक रफ पेज में लिखते चलो, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप मी। ठीक है? कितने बैचेस के कंबाइंड लेक्चर में आई कांट टेक डाउट इन बिटवीन लेक्चर। ओके, जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑन अ सेपरेट पेज। व्हाट आर द डाउट, व्हाट आर योर डाउट? ओके, अभी बीच बीच में डिस्टरबेंस मत करो। आई कांट अनम्यूट यू, I will not be able to read all the messages you send. Second page. अभी मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं पढ़ाता चल रहा हूँ। थर्ड पेज।
4th पेज। ये सब ग्राफ ऐसे क्यों बनते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन पुराने लेक्चर जब हम लोग कर रहे थे क्लास में, वो वीडियोस देखोगे मिल जाएगा। चलो अब आ जाते हैं एंगुलर पार्ट पे। तो रेडियल पार्ट हो गया, नेक्स्ट वी कैन नाउ डिस्कस एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट के लिए पहले तो आई सिंपली टोल्ड भाई, अपने सिलेबस में मेन 9 ऑर्बिटल है, एस की 1, पी की 3, डी की 5। उनके रेडियल पार्ट सीधे सीधे आप याद ही कर लीजिए। तो एस का रेडियल पार्ट होता है कांस्टेंट, पी एक्स का रेडियल पार्ट ये सब लिखाया था, ये बस याद कर लो यार, जो उनके नाम है वही रेडियल पार्ट है। ओके, इसको चाहो तो कोऑर्डिनेट बदल के लिख लो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिख लो साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा। करेक्ट, ओरिएंटेशन भी पता चल गई। तो पी एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, ये लो एंगुलर पार्ट के ग्राफ्स हो गई है। ये जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनाई थी, दैट वाज नथिंग बट ग्राफ्स ऑफ एंगुलर पार्ट। जैसे अभी रेडियल पार्ट के ग्राफ्स बनाए हैं, रुको तो थोड़ा अलग से अलग तरीके से लिखते हैं। तो पी एक्स एक्स बाय आर है, जिसको आप लिख सकते हो साइन थीटा कॉस फाई। एंगुलर नोड कहाँ होगा, जहां एंगुलर पार्ट 0 हो। एंगुलर पार्ट है एक्स बाय आर, एक्स जहां 0, तो एंगुलर नोड कहाँ होगा, एंगुलर नोड इसका कहाँ होगा, एंगुलर नोड होगा एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स 0 का मतलब क्या, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के किसी भी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। करेक्ट, तो पी एक्स इलेक्ट्रॉन कभी वहां नहीं मिलेगा, उसका एंगुलर पार्ट 0 हो जाएगा, उसका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, वाई जेड प्लेन पे कभी नहीं मिलेगा, तो वाई जेड प्लेन के या तो आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा। ऐसे इसमें हम लोग साइंस का भी डिस्कशन कर सकते हैं। इस हाफ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो यहाँ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव होगा। इस हाफ में वेव एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव होगा। ये हो गया पी एक्स। ऐसा ही पी वाई डिस्कस करो। पी वाई क्या है, वाई बाय आर, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा साइन फाई। इसका एंगुलर नोड कब होगा, व्हेन y is 0। y 0 मतलब एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे कभी नहीं मिलेगा, तो या तो उसके ऊपर या नीचे। और वेरी सिमिलरली साइन ऑफ वेव फंक्शन यहाँ प्लस या माइनस। और लास्ट पीजेड का वेव फंक्शन जेड बाय आर,
that will be cos theta, important चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। एंगुलर नोड कहाँ होगा? एंगुलर नोड होगा एट Z0, दैट इज XY प्लेन। तो XY प्लेन में कभी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये XY प्लेन है मान लो, तो या तो उसके आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा। और सिमिलरली जो प्लस Z में लोब है उसमें वेव फंक्शन पॉजिटिव, जो माइनस Z में लोब है उसमें वेव फंक्शन नेगेटिव। ये पी सबशेल के शेप्स हो गए और ओरिएंटेशन। फिर डी किया था, डी कर लेते हैं। डी एक्स वाई का वेव फंक्शन है एक्स वाई बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। जिसको अगर तुम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। ये जीरो कब हो सकता है? इसकी एंगुलर नोड कब होगी? इसकी एंगुलर नोड होगी या तो जब x जीरो हो या जब y जीरो। x जीरो मतलब yz प्लेन, y जीरो मतलब xz प्लेन। दो एंगुलर नोड हो गई, तो ना तो x yz प्लेन में मिल सकता है ना xz प्लेन में। तो कहाँ मिलेगा उनके बीच? या तो यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए, करेक्ट। अब अगर साइन दें हम लोग इसमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सेकेंड एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव। इस तरह ये साइंस हो गए डी एक्स वाई के, करेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट इज डी वाई जेड, इसके हो गए वाई जेड बाय आर स्क्वायर, that will be sin theta cos theta sin phi। और सिमिलरली एंगुलर नोड्स कहाँ कहाँ हो गए? एंगुलर नोड हो गए एट y0 या एट z0। y0 मतलब xz प्लेन, z0 मतलब xy प्लेन। तो सिमिलरली बन जाएगा ये y एक्सिस है, ये z, तो इनके बीच चार लोब्स ऐसे बन जाएंगे। और साइन सिमिलरली, क्लियर। अगला हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डी एक्स जेड। डी एक्स जेड में क्या होगा? एक्स जेड बाय आर स्क्वायर, या दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा
यस ओके, सॉरी मेरा थोड़ा म्यूट हो गया था। यस, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस फाई, इसका एंगुलर नोड कहाँ होगा? एट एक्स जीरो या एट जेड जीरो? एक्स जीरो मतलब वाई जेड प्लेन, जेड जीरो मतलब एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये चार लोग बन गए और वेव फंक्शन के साथ। ठीक है, फोर्थ था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, which will be x square minus y square by r square, which you can write as cos square theta into cos square phi minus sin square phi। ये जीरो कब होगा? देखो, एंगुलर नोड कब होंगे? जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज जीरो, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ये दो आ गए इसके एंगुलर नोड्स। तो ये कैसा बनेगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो नोड्स ये हो गए, ये एक्स इक्वल टू वाई प्लेन है, एक्स इक्वल टू वाई प्लेन, ये एक्स इक्वल टू माइनस वाई प्लेन है। ओके, वेव फंक्शन के साइन देखो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इन दो लोब्स में एक्स कोऑर्डिनेट वाई से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इन दो लोब्स में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा। और लास्ट इसका था डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का वेव फंक्शन थोड़ा अलग सा है, बस इसी का 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जीरो कब होगा? इसकी एंगुलर नोड कब आएंगी? when 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज जीरो, या 3z स्क्वायर, या ऐसे लिख लो, रुको इसको, दैट इज r इज इक्वल टू रूट 3z और r इज इक्वल टू माइनस रूट 3z। दिस इज इक्वेशन ऑफ कोन। तो ये कैसा बनता है? ये z एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है, तो दो लोब z एक्सिस के अबाउट एक 3 डायमेंशनल रिंग, एक 3 डायमेंशनल रिंग एक्स वाई प्लेन में, एंगुलर नोड्स ये कोन हो गए, ये कोनिकल सरफेस एंगुलर नोड्स, एक ऊपर और एक ऐसे ही नीचे। इसमें अगर डिसाइड करो साइन, तो लोब्स में यू कैन सी, लोब्स में z कोऑर्डिनेट विल बी डोमिनेंट, तो 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो दोनों लोब्स पॉजिटिव है। और रिंग में तो z कोऑर्डिनेट जीरो है, तो रिंग इज, द एंटायर रिंग इज नेगेटिव साइन ऑफ वेव फंक्शन। तो एंगुलर पार्ट से हमें क्या क्या पता लगता है?
angular part tells us L and ML, ये भी लिख लो। एल एम एल कैसे दोगे? पी एक्स पी वाई में यू हैव चॉइस, किसी का एम एल +1 कह दो, किसी का -1, बट पी जेड का एम एल 0 है। एक्स वाई और एक्स स्क्वायर -y² में तुम्हारे पास चॉइस है +-2 कहने की। एक्स जेड वाई जेड में +-1 कह सकते हो। dz² का एम एल 0 है। ठीक है, एक तो ये बताता है एंगुलर पार्ट एल और एम एल। दूसरा एंगुलर नोड्स देखो, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितनी होती हैं? एल। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर एल एक्सेप्ट फॉर dz²। और एफ को हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो एस पी डी में एक्सेप्ट dz² all angular nodes are planes, करेक्ट। इसका एक कोनिकल सरफेस है dz²। फॉर dz² it is a conical surface। तो ये हो गया एंगुलर पार्ट के बारे में डिस्कशन। देख लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, ये पेज 5। ये पेज 6, 7, 6 पे थोड़ा 2 मिनट और 6, 7, 8। Now, next thing we will discuss is रेडियल और एंगुलर पार्ट क्लियर हो गए, आर के ग्राफ्स क्लियर हो गए। अब इन वेरियस टर्म्स का मतलब क्या है वो एक चीज लिख लेते हैं। तो r² से मुझे मिलता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, और दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ नहीं, तो आई कैन से r² इज dp/dv।
ये सब वे में याद रखना इसको। तो आर स्क्वायर इज डी पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी। तो इससे भी लिख सकते हैं डी पी बाय डी आर is 4 pi r square r square. Okay. और probability of finding, अब ये सब जरा टर्म्स ध्यान देना, यही मिस्टेक कर सकते हो। probability of finding a electron at a distance r, किसी एक डिस्टेंस r पे अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालनी है, दैट इज dp बाय डी और 4 पाई आर स्क्वायर आर। जिस भी r पे निकालनी है वो r की वैल्यू इस इक्वेशन में, जिस भी r की वैल्यू निकालनी है उसको इस इक्वेशन में रख दो। ओके। उस r पे तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। क्या प्रोबेबिलिटी? अगर तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी of finding electron from r equal to 0 to r equal to r1, न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस r1 तक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी इंटीग्रल dp going from 0 to r1, that is integral 4 pi r square dr। या और जनरल कर देते हैं, रुको इसको, फ्रॉम एनी r1 से r2 के बीच निकालनी है तो बस इंटीग्रल की लिमिट r1 से r2। ओके। इस पे जो एग्जाम्पल्स किए थे वो, ये तो फॉर्मूला शीट में नोट कर लेना, और इस पे जो एग्जाम्पल्स किए थे वो डेफिनेटली रिवाइज कर लेना, जो एक लेक्चर में पूरा यही सब कैलकुलेशंस की थी, इफ यू रिमेम्बर। तो इसमें नेक्स्ट चीज क्या देख सकते हो, और क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं। टू फाइंड at what distance probability is maximum, ये करने के लिए क्या करना है तुम्हें, find at what r d by dr of dp by dr is 0। ये जब हम लोग कर रहे थे तब भी कई लोगों ने कई बार डाउट पूछा था, सर सेकेंड डेरिवेटिव क्यों ले रहे हो? भाइयों ये सेकेंड डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं। देखो इस ग्राफ से सोचो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो,
the last maxima will be maximum amongst all maxima. Hence, that is the distance where probability of finding electron is maximum. तो किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम है? जहां पे इस ग्राफ का मैक्सिमा है। इस ग्राफ का मैक्सिमा, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा कैसे निकालते हो तुम? उस ग्राफ का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ये कौन सा ग्राफ है? 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, करेक्ट। तुम्हें ये निकालना है कि इस ग्राफ का मैक्सिमा कहाँ है। तो इस ग्राफ का मैक्सिमा निकालने के लिए तुम क्या करोगे? मैं इधर रफ में करके दिखा देता हूं। डी बाई डी आर ऑफ वाई एक्सिस में क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, ये करना है, ये 0। और देखो अभी लास्ट पेज पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर क्या था? डीपी बाई डी आर। दैट मीन्स d by dr of dp by dr should be 0. क्लियर है? अब इट इज नॉट सेकेंड डेरिवेटिव। हमें जिस चीज का मैक्सिमा निकालना है वो खुद ही dp by dr है। तो एक तो ये, दूसरा टू फाइंड एवरेज डिस्टेंस, वो भी बताया था। एवरेज डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? फॉर एवरेज डिस्टेंस, फॉर आर एवरेज क्या करना है? फाइंड इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी आर डीपी, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट। ये एवरेज डिस्टेंस के लिए। तो ये हो गई वो थोड़ी कैलकुलस रिलेटेड चीजें जो तुमसे वेव फंक्शन के को लेके पूछी जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आई विल कम टू moments, angular moments, etc. तो भाई नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डिस्कस इज, ये देखो ये 2 पेज एक बार देख लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ये पेज 9, हाँ ये पेज 9 हो गया, ये पेज 10। ये इंटीग्रल्स निकालने सिखाए थे तुम्हें। ऑर्बिटल का रेडियस निकालना है चाहो तो वो थोड़ा, फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिटल क्या करना है? you have to find that r such that integral 0 to r dp, this is greater than 90%, okay। जिस भी मिनिमम आर के लिए 90% से ऊपर मिलने लगे, you can roughly define it as radius of orbit, ओके। अब यहां से अब थोड़ी सी क्लैरिटी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखना और सुनना। इलेक्ट्रॉन
produces two types of magnetic field. Which are, देखो इलेक्ट्रॉन तो वेव है, ठीक है, और वो वेव दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बना है. विच आर एनालॉगस, ये मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइप की है जो एक पार्टिकल बनाता, एनालॉगस टू revolution and rotation of charge. तो अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल मानता है और उस पार्टिकल न्यूक्लियस के अबाउट घूमता, वो एक रेवोल्यूशन होता और अपनी एक्सिस पे स्पिन डिस्कनेक्ट हो गया था, बट डोंट वरी, स्लाइड्स एक्सेट्रा सबसे मैंने पहले ही कर ली थी. Yeah, so we were on magnetic moments. What I was saying, that electron creates electron creates two types of magnetic field. Analogous to revolution and, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है लेक्चर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई वॉन्ट टू फिनिश इट टूडे. एनालॉगस टू रेवोल्यूशन एंड, प्रॉब्लम हो तो बोलो, फिर स्टॉप कर देंगे.
व्हाट्सएप पे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। एनालॉगस टू revolution and rotation of a charged particle। ठीक है, तो उसी टाइप की दो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है। चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम्स आते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन से, और उन एंगुलर मोमेंटम्स की वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये तो पार्टिकल की बात है। इलेक्ट्रॉन भी वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड्स बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो हम सेम थ्योरी सेम एनालॉजी लगाने लग जाते हैं और हम कहते हैं उसकी दो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। वो दो मैग्नेटिक फील्ड दो एंगुलर मोमेंटम्स की वजह से बन रही होंगी। एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही होंगी। क्लियर? अब इसकी दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इससे इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका हम मेजर कुछ ऐसे करेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक हम टर्म से मेजर करते हैं जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और उसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो बनेगी उसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो ये हुए, और तो हम उल्टा चल रहे हैं। हमें एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड्स मिली एक्सपेरिमेंटली, तो हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन में वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होंगे, क्योंकि पार्टिकल में ये मैग्नेटिक फील्ड्स एंगुलर मोमेंटम की वजह से क्रिएट होती है। तो अब इनमें से एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैं पहले ले लूं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन एल वेक्टर का जो मॉड है दैट इज रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h बाय 2 पाई। इसका जो z कंपोनेंट है दैट इज ml h बाय 2 पाई। मतलब इस वेक्टर का z कंपोनेंट इज ml h बाय 2 पाई। क्लियर? तो इससे L और ml के बीच एक रिलेशन भी आता है, या इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एंगल इफ वेक्टर L मेक्स an angle of alpha with z axis, so what I can say, root of L into L plus 1 cos alpha is equal to ml। तो px py pz dx dy वो सब जो किए थे उन सब के तुम
चाहो तो उनके एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स के एंगल्स निकाल सकते हो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से, क्लास नोट्स में वो मिल जाएंगे। एंगल याद करने की कोई नीड नहीं है, डोंट स्टार्ट रिमेम्बरिंग दोज एंगल्स, ओके, उसकी कोई नीड नहीं है। क्लियर? अब अगर, तो ये तो हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ड्यू टू अगर मुझसे पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट कितना पड़े, तो ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि एल वेक्टर का ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा एमएल की वैल्यू पे, और एमएल की वैल्यू की बहुत पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट, एमएल की वैल्यूज की बहुत पॉसिबिलिटीज है। इसलिए हम लोग ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वी नॉट इन जेई सिलेबस। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या इसका एक्सप्रेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई अब देखो, मान लो पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, इन दोनों का एल वेक्टर का, मान लो ये दो पी में है, इन दोनों के एल वेक्टर का मॉड तो सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, पी के लिए एल इज 1, तो मॉड तो दोनों के लिए सेम है √2h/2π, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी। और तुम्हें इससे अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो तुम्हें इनका पहले वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। याद करो, पी के 3 वेक्टर्स हम लोगों ने बनाए थे, ये था पी जेड का वेक्टर ऐसे, ये था पी एक्स का वेक्टर, ये था पी वाई का वेक्टर। अब अगर मान लो पी एक्स और पी जेड में इलेक्ट्रॉन है और तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो तुम्हें पहले टोटल वेक्टर एल निकालना पड़ेगा। उसके लिए एल वेक्टर पी एक्स और एल पी जेड का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, फिर उससे निकलेगा, दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो उस पार्ट को टच नहीं कर। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बस हम निकालेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालते। ओके, क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के सेवरल पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं, तो नेट वेक्टर एल निकालने के लिए उन सब वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, विच मेक्स आवर प्रॉब्लम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब आते हैं इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे। ठीक है, तो इसका क्या कंसेप्ट है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस इज √s × s + 1h/2, और s की एक ही वैल्यू है, हाफ, करेक्ट। तो ये काम तो हमारा बहुत इजी हो गया कि हर इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की एक ही वैल्यू है, इसका जो z कंपोनेंट है दैट इज msh/2π, और ms की 2 ही वैल्यूज हैं, ±½ मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम के 2 ही पॉसिबल ओरिएंटेशन। तो अगर ये z एक्सिस है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के 2 ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। ये कैसे? व्हेन ms इज
प्लस हाफ, और दूसरा ठीक इसके ऑपोजिट व्हेन ms इज माइनस हाफ। ये है वेक्टर एस, दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना इजी हो गया, क्योंकि एल वेक्टर की तरह इसके सेवरल पॉसिबल ओरिएंटेशंस नहीं है। ओके, तो अब मान लो मेरे पास एक एटम में, इन एटम देर आर, मान लो Z इलेक्ट्रॉन्स, टोटल Z इलेक्ट्रॉन्स है। Z में मान लो X इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms की वैल्यू प्लस हाफ है, और Z माइनस X इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms की वैल्यू माइनस हाफ है। अब अगर हम इस एटम के लिए टोटल वेक्टर S निकाले, इस एटम के लिए अगर टोटल वेक्टर S निकाले तो कैसे निकालेंगे बताओ? अब इसमें Z माइनस एक्स का ms है और x का इधर है, ये तो अपोजिट वेक्टर्स है, कैंसिल होते जाएंगे, तो इसका टोटल S वेक्टर मुझे कितना मिल जाएगा? भाई अगर x का हाफ प्लस हाफ है, Z या रुको ऐसे लिख लो, और अच्छे वे में तुम्हें लिख के बताते, थोड़ी और क्लैरिटी रहेगी। मान लो Z इलेक्ट्रॉन है, इसमें X electrons are paired, X electrons are paired, पेयर बना के रह रहे हैं, मतलब एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, इस तरह के पेयर्स बने, और Z माइनस एक्स आर अनपेयर्ड। अब इसका नेट एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा? भाई जो एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उनका तो कैंसिल हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट तो 0 हो जाएगा, नेट वेक्टर एक्स केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। क्या हो जाएगा? Z माइनस एक्स इंटू √3/2h/2π, करेक्ट? तो इससे अब हम इजिली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम इजिली निकालते हैं, और इसी से वो फॉर्मूला डिराइव किया है ऊपर से। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? म्यू, वेक्टर छोड़ दो, म्यू इज रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 h बाय, या वो सब कांस्टेंट एक साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको सीधे लिखते हैं बोर मैग्नेटॉन, और इसमें n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज n। तो ये इतना डिस्कशन आपको याद रखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सेट्रा के बारे में। क्लियर?
चलो ये पेज 11, 12, 13। अब एक ये टर्म्स की डेफिनेशन तुम लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, वो बता दे। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर weakly repelled in external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होंगे, मतलब ये खुद मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब इनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बन रहा है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वो स्पीशीज बनती हैं विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उनको बोलोगे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, which are weakly attracted in magnetic field। वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, weakly attracted in external magnetic field है। external magnetic field, they start to act as magnets in external magnetic field। तो external magnetic field में they themselves will start to act as a magnet। So they start to act as magnets in external magnetic field, but as soon as external field is removed, they stop behaving as magnets। ठीक है, और ये कब होता है? वो चीजें होती हैं पैरामैग्नेटिक विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एक्ट एज पैरामैग्नेटिक। इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, but they are diamagnetic।
वो पैरा and previous screenshots. हाँ, तो डायामैग्नेटिक के मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस बता दिए, पैरामैग्नेटिक के सॉरी, कि कॉपर सिल्वर गोल्ड उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, स्टिल दे आर डायामैग्नेटिक, दे आर नॉट पैरामैग्नेटिक। ओके, और इसमें एक लास्ट लिख सकते हो, फेरोमैग्नेटिक। Ferromagnetic are strongly attracted in external magnetic field. Strongly attracted in external magnetic field. Okay, they behave as magnets even in absence of external field. Okay, so generally these are iron, cobalt and nickel. These substances are ferromagnetic. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही है, वो तो नेसेसिटी है ही, बट वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत अरेंज हो जाते हैं, तो सब्सटेंस बिकम्स फेरोमैग्नेटिक। तो दिस वाज डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक वाले स्लाइड की किसी ने फोटो ली थी? हाँ, इसने ली है, ठीक है। 1A ग्रुप पे है, मैं बाकी ग्रुप्स में भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, नाउ और एक लास्ट चीज इसमें मैं बस और बताना चाहूंगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी is given by 2s plus 1, where s is total spin, s is total spin, that is n into plus half
or n into minus half. Okay, where n is number of unpaired electrons. इसको अभी बस ऐसे याद कर लो, इसका है कुछ सिग्निफिकेंस, बट वो थोड़ा लेटर 12th में करेंगे. ओके, अभी बस उसको ऐसे याद रखो कि दिस टर्म इज कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ओके, तो आई थिंक दैट कवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑफ बाउ एंड पॉली वो तो लेक्चर नोट से ही देख लेना, दैट देयर इट वाज डन सफिशिएंट. ओके, चलो नाउ यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑन द नंबर आई गेव यू यस्टरडे. उस पे एक साथ भेज दो. आई विल आंसर विद इन दिस वीक, सारे आंसर्स कर दूंगा. ओके, चलो विल स्टॉप हियर. बाय एवरीबॉडी.